क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें दूसरा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इससे पहले के वीडियो में हम पहले टॉपिक को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भाज्य संख्या है तो हम उसको छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित करके लिख सकते हैं। भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी ही, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं और वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पहले भाज्य और अभाज्य संख्याओं वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है वो क्या है, हमारे पास भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के छोटे छोटे खंडों में लिख दिया। जैसे कि 2, 2 और 2, 2 दूना 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8 जो है हमारी भाज्य संख्या है और उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर दिया। इसी प्रकार 12 हमारी भाज्य संख्या है और इसको भी हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर डिफिनीशन लिखी हुई है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। वही ऊपर वाली बात लिखी हुई, लेकिन यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से लिखी हुई है। तो देखिए नीचे एक फार्मूला बन गया है, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 15 जो है हमारे पास एक भाज्य संख्या है और यहाँ पे 5 और 3 जो है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो 5 और 3 हमने लिख दिया और इधर 15, तो 15 को हम 5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रमेय का यही कहना है। अब देखिए इस प्रमेय का यूज़ क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से किन्हीं दी हुई संख्याओं का HCF तथा LCM ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इस प्रमेय के सहायता से हम किन्हीं संख्याओं का HCF और LCM यानी लासा तथा मासा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए लासा मासा ज्ञात कर सकते हैं तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। वो विधि क्या होगी हमारी जिससे हम मासा और लासा ज्ञात करेंगे, वो विधि हमारी होगी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहाँ पे देखिए एक जो हमारे पास फॉर्मूला भी है, यदि दी हुई संख्याएं A और B हों, हमने मान लिया ऐसे ही, बाकी क्वेश्चन में आके समझ में आएगा सब। तो संख्याओं का जो गुणनफल होगा A गुणे B, वो होगा संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल के बराबर। यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो चलिए अब क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि ये प्रमेय क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में आ भी चुका है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं। जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित करते हैं। इसीलिए इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए अब जानते हैं कि इससे हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको संख्याएं ऐसे ही लिख लेनी हैं और इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने का थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि संख्या आपके पास कोई है 72, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले इसे छोटी संख्या से काटना है, सबसे छोटी संख्या से। तो 72 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं। तो यहाँ पे 36 आ गया। 36 विषम संख्या है तो 2 से कटेगी, यहाँ पे 18 आ गया। 18 विषम संख्या है, 2 से कटेगी, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 जो है वो विषम संख्या है तो इसको हम 3 से काटना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटी संख्या लेनी है जिससे कट जाए। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। 1 आने के बाद जो हमारी इधर वाली संख्याएं आती हैं वो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इन अभाज्य गुणनखंडों को आपको संख्याओं के सामने लिख लेना है। उसके बाद हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करना हमको पड़ेगा, संख्याओं में से प्रत्येक, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को कॉमन लेकर गुणा करने पर, मतलब ये जो अभाज्य गुणनखंड हमारे हैं इनमें से सबसे छोटी घात को लेंगे और उनकी गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा वही हमारा HCF होगा। अब यहाँ पे सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1 और 3। बाकी जगह देखिए आप, यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 है। यहाँ जो 3 है वो 2 बार है तो 3 की पावर 2 है। यहाँ पे 3 एक बार है तो आप यहाँ चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, एक 3 आपको लेना है। तो 2 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 5 क्यों नहीं लिया।
5 जो है वो कॉमन सब में नहीं है। अब देखिए 2 जो है वो कॉमन है, 3 जो है वो भी कॉमन है। तो जो 5 है हमारा वो तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा। तो तीनों में जो कॉमन मिलेगा हमको वही संख्याएँ लेनी हैं। तो 5 को हम छोड़ देंगे, इसीलिए नहीं लेंगे। तो जो कॉमन मिले उसको एक बार लिख लेंगे। 2 यहाँ पे 2 लिख लिया, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 लिख लिया और इनकी गुणा करने पर हमको मिलता है 6। तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। तो इन संख्याओं का जो 6, 72 और 120 है, इनका एचसीएफ क्या होगा, 6। मतलब अगर 6 से हम इन संख्याओं को विभाजित करें तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी तीनों संख्याएं। अब देखिए एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे हम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे वही रखना पड़ेगा आपको कि संख्याओं में से प्रत्येक, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी घात लेंगे। तो सबसे बड़ी घात, ये जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है। अब देखिए सबसे बड़ी घात तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दो जगह है, तो चाहे जौन सी एक जगह से आप ले लीजिए। यहाँ 3 की पावर 2 बड़ी घात है और इधर 5। यहाँ पे आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं जो कॉमन मिले वही लेना है। यहाँ पे कोई भी संख्या आपकी छूटनी नहीं है। तो 2 जो है वो 2 की पावर 3 आएगा, 3 है 3 की पावर 2 आएगा और 5 आएगा। तो 2 जो है हमारा 3 बार आएगा, 3 2 बार आएगा और 1 बार 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम के लिए संख्याओं में से प्रत्येक काट दीजिए अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों की गुणा करने पर। अब देखिए 2 3 बार आया था, 3 2 बार आया था और 5 1 बार आया था। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा ये आ गया और इसको गुणा करेंगे जब 5 से तो हमारा आ जाएगा 40। अब 40 की गुणा हम 3 तियाँ कितना होता है, 9। 40 की गुणा जब 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 और एक जीरो आगे बढ़ा देंगे तो हमारा आ जाएगा 360। 360 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब जो एलसीएम हमारा आया है वो 360 है। मतलब कि अगर ये कोई भी संख्या से अगर 360 को हम विभाजित करेंगे तो 360 जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये एलसीएम होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया, आप लोगों को समझ में आ भी गए होंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 और 2017 में आ चुका है। यहाँ पे हमको दिया है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो 65 m - 117 है और यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि 65 और 117 को लिख लेंगे और उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल के यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उन संख्याओं के सामने उनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे और उसके बाद इसका जो है हम प्रश्नानुसार थोड़ा कार्य करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या है कि 65 और 117 का एचसीएफ 65 m - 117 है। तो ऐसे लिख लेंगे 65 और 117 का एचसीएफ 65 m - 117। तो अब 65 और 117 का एचसीएफ जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो ये है, लेकिन जो इसका वास्तविक एचसीएफ होगा वो क्या है वो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से हमारा एचसीएफ देखिए 13 दोनों में कॉमन मिल रहा है और यही सबसे छोटी पावर है 13 की। तो 13 ही हमारा आ जाएगा एचसीएफ। तो 65 और 117 का एचसीएफ क्या है, 13, वो हमने यहाँ लिख लिया और 65 m - 117 ऐसे ही रहने दिया। अब 117 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। जब इधर लाएंगे तो इसका जो चिन्ह है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 13 और प्लस 117 इधर 65 m। अब 65 m को इधर ले आएंगे और 130 को इधर भेज देंगे। जब 13 और 117 जुड़ेगा तो 130 आएगा। अब जो है हमारा यम है, यम बराबर क्या आएगा, 65 को इधर बटे में आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई में है वहाँ पे तो 130 बटा 65 आ जाएगा। अब जब 65 से 130 को विभाजित करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो यहाँ पे हमारा m की वैल्यू क्या आ गई, 2। m का मान यहाँ पे निकल के आ गया 2। तो देखिए m का मान निकल के आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, एचसीएफ वो एलसीएम निकालना है किसका, 65 और 117 का। तो एलसीएम निकालेंगे उससे पहले एक फार्मूला हमने अभी देखा था जो कि था a गुणे b बराबर ए और बी का एलसीएम गुणे ए और बी का एचसीएफ। तो यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यहीं रहने देंगे और एचसीएफ चूँकि मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए बी के डिवाइड में। तो ए बी के डिवाइड में एचसीएफ आ गया और एलसीएम यहीं रहा। तो ए और बी की वैल्यू हमको पता है कि क्या है, 65 और 117, वो यहाँ पे रख देंगे। और एचसीएफ जो हमने अभी निकाला था, एचसीएफ हमने अभी देखिए 13 निकाला था तो वो 13 हमारा आ गया है एचसीएफ। तो 13 नीचे एचसीएफ रख देंगे। तो 65 और 117 को जब 13 से विभाजित करेंगे तो ऊपर हमारा बचेगा 5 गुणे 117।
तो 5 को जब 117 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 585, जो कि आ गया हमारा एलसीएम। तो देखिए एलसीएम हमारा 585 आ गया और एम की वैल्यू भी हमारी 2 आ गई। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको एक गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है और बाद में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये गुणनखंड वृक्ष है वो हमारा नीचे से सॉल्व होगा क्योंकि ऊपर से सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 371 हमारा आया वो कैसे आया? तो 371 जो आया वो 7 और जेड की मल्टीप्लाई से आया। जब 7 और जेड आपस में मिले तो हमारा आया 371। यहाँ पे आप एक मल्टीप्लाई का निशान भी मान सकते हैं। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7 गुणे जेड बराबर 371। जब जेड 7 को उधर ले जाएंगे तो 371/7 हो जाएगा। तो जब 371 को 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा आएगा 53। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 53। जेड का मान हमें मिल गया है 53। अब क्या मान निकालेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे ऊपर बाई पड़ता है, इससे ऊपर हमारा इससे ऊपर पड़ता है बाई। अब बाई का मान निकालेंगे। यहाँ पे एक्स का मान क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि अभी हमारे पास वाई का मान नहीं है, इसीलिए एक्स का मान नहीं निकालेंगे। तो अभी बाई का मान निकालते हैं। वाई में देखिए क्या है, 3 और 1855 की मल्टीप्लाई हुई तो आया हमारा वाई। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं, 3 गुणे 1855 बराबर वाई। अब 3 की मल्टीप्लाई जब 1855 से करेंगे तो हमारा आएगा 5565। तो 5565 हमारा आ गया वाई की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हमें एक्स निकालना है। एक्स जो है वो कैसे आएगा? जब 2 और वाई की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आएगा एक्स। चलिए इस कंडीशन को भी नीचे लिखते हैं और समझते हैं। अब देखिए 2 गुणे वाई बराबर क्या है? एक्स। अब एक्स को इधर ले आए, वाई को इधर कर दिया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक्स बराबर हमारा हो गया 2 गुणे और वाई की जो वैल्यू निकली थी वो रख दी 5565। अब जब 2 की गुणा हम 5565 से करेंगे तो हमारा आएगा 11130। ये आ गया एक्स का मान। अब यहाँ पे तीनों मान हमने निकाल लिए हैं तो तीनों को एक साथ लिख देंगे। जैसे कि होता है एक्स की वैल्यू आई 53, वाई की आई 5565 और जेड की आई 1130। उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों सवाल समझ में आए होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।